नमस्कार साथियों, एग्री पेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज यानी 2 मार्च है। आज दोस्तों 2 बजे दोस्तों कृषि जंतु विज्ञान का जो पेपर है वो आज होने वाला है 2 बजे दोपहर से 5:15 बजे शाम तक। दोस्तों ये मैं कृषि जंतु विज्ञान के लिए 50 प्रश्नों का संग्रह लाया हूँ और दोस्तों मैं इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। 99.9% दोस्तों संभावना है कि इस आज जो मैं प्रश्न बताऊंगा इस वीडियो दोस्तों इसी वीडियो से आपको आपके बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और निश्चित उत्तर यानी जो 1 लाइनर क्वेश्चन होता है वो इसी वीडियो से आपका बनने वाला है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके छपने वाले हैं। दोस्तों 50 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और दोस्तों चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं आप, जीवाश्म विज्ञान यानी पैलेंटोलॉजी। दोस्तों यहाँ से बहुत मतलब ये जरूर पूछा जाता है कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। आप अपनी किताब खोल के भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी दिया हुआ है कुछ के अध्ययन को किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जीव विज्ञान नहीं, ये तो जंतु विज्ञान पूछ लिया जाता है कि जंतु विज्ञान के पिता यानी जनक कौन है। तो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के पिता हो जाएंगे अरस्तु। यानी जीव विज्ञान जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हो जाएंगे और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है यहाँ पर, जंतु स्वयं पोषी नहीं होते, कारण लिखिए। तो जंतुओं में हरित लवक यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो नहीं पाया जाता है, उसका अभाव होता है, इससे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और दोस्तों यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यह जंतु भी है, यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है। प्रश्न संख्या 3 यानी अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जंतु कोशिका की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एवं हरित लवक का अभाव होता है। जंतु को कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और हरित लवक नहीं पाया जाता है। दोस्तों कोशिका भित्ति हरित लवक ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं और जो कोशिका कला होती है यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है कोशिका कला वो दोनों में पाई जाती है, पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में। आगे यहाँ पर दिया है निर्जीव एवं सजीव के मध्य की कड़ी। तो ये होता है दोस्तों वायरस यानी विषाणु को निर्जीव एवं सजीव के मध्य की कड़ी कहते हैं। और वायरस क्या होता है पूछेगा तो वायरस दोस्तों निर्जीव होता है। आगे सजीव एवं निर्जीव में मुख्य अंतर, तो मतलब वृद्धि में मुख्य अंतर पूछ रहा है। तो सजीव में आंतरिक वृद्धि होती है, निर्जीव में बाह्य वृद्धि होती है। और दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, स्तनी जंतुओं में दांतों की विशेषताएं यानी स्तनधारी यानी जो मैमल्स होते हैं उनमें दांतों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्तनी जंतुओं के दांत विषम दंती, द्विवार दंती तथा गर्त दंती होते हैं। दोस्तों इससे आपके क्वेश्चन जरूर छपने वाले हैं आज के पेपर में। पक्षियों की अस्थियों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पक्षियों की अस्थियां न्यूमेटिक होती हैं यानी हड्डियां उनकी हल्की होती हैं, वायु से भरी रहती हैं। आगे मच्छर कौन कौन से रोग फैलाते हैं। तो मलेरिया फैलाते हैं, इसको हिंदी में हैजा कहते हैं, हैजा। फिलपाव यानी एलिफेंटिटिस जिसे हाथी पांव भी कहते हैं। डेंगू, पीत ज्वर, दोस्तों जो डेंगू होता है इसे मादा एडीज मच्छर फैलाती है। ये सब है। सामाजिक कीट के 2 उदाहरण यानी मधुमक्खी और दीमक यानी मधुमक्खी हनी बी और टर्माइट, ये दोनों सामाजिक कीट है। वृक्क के अधर तल पर स्थित ग्रंथि को क्या कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रेनल ग्लैंड। तो दोस्तों ये जो एड्रेनल ग्लैंड है जो हम लोग की एनिमल हस्बेंड्री में वो मिल्क लेट अप यानी मिल्क लेट अप वाला हार्मोन होता है यानी दूध को ऊपर चढ़ाने वाला हार्मोन, वो इसी यानी एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला एड्रीनेलाइन हार्मोन होता है, वो दूध को ऊपर चढ़ाता है और ऑक्सीटोसिन नीचे ले आता है। तो ये हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला एड्रीनल हार्मोन। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। आगे अमाशय तथा ग्रहणी के मध्य स्थित ग्रंथि का नाम बताइए। तो हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। अगला दिया हुआ है, मेढक के फेफड़े किस वेश में खुलते हैं। तो कंठ श्वास नली वेश में खुलते हैं। अगला है वर्णक कोशिकाएं यानी पिगमेंट सेल्स त्वचा के किस स्तर में पाई जाती हैं। तो चर्म यानी डर्मिस में पाई जाती हैं, डर्मिस के स्पंजी स्तर में। आगे है यहाँ पर
मेढक के फेफड़े किस वेश में खुलते हैं? तो इसका आपका हो जाएगा मेढक के फेफड़े लेरिंगोट्रैकियल वेश में खुलते हैं। यह स्वर यंत्र व श्वसन नलिका दोनों का कार्य करता है। आगे प्रश्न संख्या 15 दिया गया है यहाँ पर। कोशिका में ऊर्जा किस पदार्थ के विखंडन से प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज के विखंडन से। ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं? तो 38 एटीपी के अणु बनते हैं। 17वां है आगे, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का क्या उपयोग है? तो पायरुविक अम्ल के विखंडन के लिए। आगे है, कशेरुकी जंतुओं में पाए जाने वाले श्वसन अंगों के नाम। तो जंतुओं में यानी दोस्तों गिल्स पाए जाते हैं, यानी गिल्स को गलफड़े कहते हैं। जो जलीय जंतु हैं जैसे मछली वगैरह में पाए जाते हैं। स्थलीय जंतुओं में फेफड़े यानी लंग्स पाए जाते हैं। आगे, वायवीय जीवन के लिए पक्षियों की 2 विशेषताएं। तो इनका शरीर तर्करूपी एवं सुप्रवाही होता है। तर्करूपी यानी नौकाकार यानी नाव जो होती है, ये बोट कुछ ऐसा शरीर इनका होता है। अपरयुक्त पंख पाए जाते हैं। पक्षियों की अस्थियों की क्या विशेषता है? तो दोस्तों अस्थियों की विशेषता ऊपर भी था, यहाँ पर भी है। तो अस्थियां न्यूमेटिक होती हैं, मजबूत तथा हल्की होती हैं। इन्हें न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है। आगे, अमीबा में लिंगी जनन प्रायः किस विधि द्वारा होता है? तो संयुग्मन यानी कंजंक्शन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, अमीबा पैरामीशियम आदि एक कोशिकीय जीवधारियों में जल संतुलन की क्रिया किसके द्वारा होती है? संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में गुरु तथा लघु केंद्रक का कार्य। तो गुरु केंद्रक जो है दोस्तों वो पोषण क्रियाओं या जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। लघु केंद्रक जनन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अमीबा में प्रचलन से संबंधित कौन सा मत सर्वमान्य है? तो सॉल-जैल मत यानी सॉल-जैल सिद्धांत। आगे, पैरामीशियम जल में किसकी सहायता से गमन करता है यानी प्रचलन करता है? तो सीलियम यानी रोमाब की सहायता से प्रचलन करता है। फीताकृमि के स्कोलेक्स में कितने चूसक पाए जाते हैं? तो 4 चूसक पाए जाते हैं। मिजली मांस किसे क्या होता है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब ये हम मान के आप चलिए कि ये जरूर छपेगा। मिजली मांस अधिकतर आता है। तो संक्रमित सुअर यानी जो सुअर बीमार होता है उस पर सिस्टी सकर्स लार्वा के कारण उसके मांस पर छोटी छोटी ऐसे फुंसियाँ दिखाई देती हैं, तो उसी को कहा जाता है मिजली मांस। यानी मिजली मांस बस सुअर का ही होता है, उसी को कहते हैं। वैसे सुअर के मांस को पॉर्क कहा जाता है। आगे, फीताकृमि का प्राथमिक पोषक कौन सा होता है? तो मनुष्य होता है। केचुए में क्लाइटेलम, ये दोस्तों 99% निश्चित है ये क्वेश्चन छपने वाला है। केचुए में क्लाइटेलम 14, 15, 16 खंडों में। केचुए का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्थुमा। केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? तो केचुआ भूमि में बिल बनाते समय नीचे की मिट्टी को ऊपर ले जाते हैं तथा भूमि में वायु संचार बढ़ाते हैं, तो जिससे मृदा उपजाऊ बनती है, यानी सॉइल फर्टिलिटी जो तो है यानी मृदा उर्वर भी बनती है। केचुए में प्रचलन अंग कौन कौन से होते हैं? सीटी के द्वारा केचुए में प्रचलन होता है। और अमीबा में प्रचलन कूटपाद द्वारा होता है, ये भी आपको याद रखना है। अमीबा में प्रचलन कूटपाद द्वारा होता है, केचुए में प्रचलन सीटी द्वारा होता है। आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 33, केचुए में रक्त का लाल होने का कारण। तो हीमोग्लोबिन जो होती है वो प्लाज्मा में घुली होती है। दोस्तों हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम धन ग्लोबिन। तो हिम नाम का, हिम ये वर्णक होता है, तो हिम नाम का वर्णक और ग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। केचुए में पाए जाने वाले वृक्कों के नाम। तो पटीय, अध्यावरणीय, ग्रसनीय, 3 प्रकार के वृक्क केचुए में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। आगे, केचुए की आंत्रमुखी वृक्कों की क्या विशेषता है? तो आंत्रमुखी वृक्क उत्सर्जी पदार्थों को आहार नाल में डालते हैं। कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो कॉकरोच या तिलचट्टा इसका ये वैज्ञानिक नाम। आगे आ जाएगा यहाँ पर मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम। तो एपिस इंडिका। दोस्तों ये जो एपिस इंडिका दिया है ये मेनली भारतीय मधुमक्खी यानी इंडियन हनी बी का होता है। मधुमक्खी 3 प्रकार की होती हैं, एक एपिस इंडिका हो गया, एक होता है अफ्रीकन मक्खी यानी एपिस ड्रोसेटा, वो सबसे बड़ी मक्खी होती है। एक होता है एपिस मिलीफेरा जो सबसे छोटी मधुमक्खी होती है। अफ्रीकन मधुमक्खी एपिस ड्रोसेटा। लेकिन आप में अगर आएगा मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम तो आप एपिस इंडिका यानी भारतीय मधुमक्खी को मानकर लिखेंगे।
कॉकरोच में श्वसन हेतु कौन सी रचनाएं होती हैं? तो कॉकरोच अन्य कीटों यानी सभी कीटों में, कॉकरोच भी एक कीट है, तो सभी कीटों में ये जो श्वसन हेतु ट्रैकिया पाया जाता है। आगे, कॉकरोच के प्रथम जोड़ी पंख को क्या कहते हैं? तो ढापन पंख यानी इलिट्रा कहते हैं। आगे हम दो लाभदायक कीटों के नाम, तो यहाँ पे हो जाएगा मधुमक्खी और रेशम कीट यानी एपिस इंडिका और बॉम्बिक्स मोरी या बॉम्बिक्स मोराई। दो हानिकारक कीटों के नाम, तो दीमक यानी टर्माइट और टिड्डी यानी सिस्टोसर्का यानी टिड्डी। डेंगू ज्वर किस मच्छर के द्वारा फैलता है? दोस्तों ये मैंने ऊपर आपको 2 मिनट पहले बताया है, डेंगू ज्वर को एडीज मच्छर यानी मादा एडीज मच्छर फैलाती है। अब यहाँ पर दिया गया है फिलपांव रोग का कारक, तो फिलपांव रोग का कारक होता है वुचेरेरिया, ठीक है, वुचेरेरिया जो होता है इसका कारक होता है। अगला प्रश्न संख्या 44। दोस्तों 50 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन और बचा है। 44, मेढक में निषेचन कहाँ होता है? तो शरीर से बाहर जल में यानी जल में निषेचन होता है मेढक में। मादा मेढक अपने अंडे कहाँ और किस ऋतु में देती है और क्यों? तो यहाँ पर है मादा मेढक अपने अंडे स्थिर जल में यानी जल स्थिर होगा, ज़्यादा हिलता डुलता नहीं, बरसात की मौसम यानी जुलाई सितंबर, ये इस मौसम यानी खरीफ से रबी वाला जो मौसम होता है यानी उसी को मान लेते हैं, तो उसमें देती है क्योंकि अंडों का विकास जलीय माध्यम में होता है। आगे, किसी सामाजिक कीट का उदाहरण दीजिए? तो दीमक यानी टर्माइट और मधुमक्खी यानी एपिस इंडिका हनी बी। भेक शिशु के मुखीय चूसक का क्या कार्य है? तो यहाँ पर दिया गया है मुखीय चूसक की सहायता से भेक शिशु जलीय पौधे तथा हरी घास की पत्तियों से चिपका रहता है। भेक शिशु में श्वसन हेतु की संका होता है कौशांग, तो गलफड़ा यानी गिल्स यानी ये जलीय जंतु है तो इसमें गलफड़ा यानी गिल्स पाया जाता है। कायंत्रण में थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य है? तो कायंत्रण थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कायंत्रण नियंत्रित करने के लिए थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है थायरॉक्सिन, उसकी आवश्यकता होती है। अब लास्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, मधुमक्खी के संकेतक सूचना प्रसारण को क्या कहते हैं? तो वैगल डांस। दोस्तों मधुमक्खियाँ मतलब बात तो नहीं कर सकते, आपको पता है, तो बोल नहीं सकती हैं, तो वो जैसे एक दूसरे से सूचना पहुँचाने के लिए एक विशेष प्रकार का डांस करती है, उसका नाम होता है वैगल डांस। दोस्तों ये पूरे 50 क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर से ज़रूर तैयार कर लें, इनमें से आपके निश्चित उत्तरी और बहुविकल्पी छपने वाले हैं। दोस्तों अगर टाइम मिलेगा तो आज मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा जिसमें मैं कुछ और भी प्रश्न बताऊंगा। एक और वीडियो में मैं खुद लिख लिया हूं उन सबको, अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको वीडियो बनाकर वहां पर इन्फॉर्म करूंगा। वहां से आपको निश्चित उत्तरी, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सभी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ से छपेंगे। 25-30 क्वेश्चन वहाँ पर भी बताऊँगा अगर टाइम मिलेगा तो। दोस्तों तब तक आप इसको ज़रूर तैयार करें, और ये आपको काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों के लिए आज के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।